नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधारशिला मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि आधारशिला मॉड्यूल यानी कि फाउंडेशन लर्निंग क्या है। साथियों, ये तो आपको भी पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनमें आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षक संग्रह हैं। तो इनका हमें अध्ययन करना है। समस्या क्या रही हम लोगों के सामने? सबसे पहले इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी आई, वो भी हमने जैसे तैसे करके कर ली। उसके बाद प्रश्नोत्तरी के बाद अब IVRS पोर्टल से कॉल आने लगी है कि आपने क्या मॉड्यूल्स का अध्ययन कर लिया है। अगर आप उसका उत्तर हाँ में देते हैं तो आपसे आगे के सवाल पूछे जाते हैं, और अगर ना में देते हैं तो आपको समस्या आती है। तो उसमें पूछा जाता है किस मॉड्यूल में कितने भाग हैं, किस भाग में क्या है। तो इस तरह से हमें हर हालत में मॉड्यूल का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप धीरे धीरे करके मॉड्यूल का अध्ययन कर लें। आज हम इसके बारे में सामान्य परिचय देखेंगे, इस मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों हुई ये देखेंगे, इस मॉड्यूल के कितने भाग हैं और इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधारशिला मॉड्यूल पार्ट 1, यानी कि आज में हम सिर्फ यही जानेंगे कि इस मॉड्यूल का मतलब क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे। साथियों, प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना जाता है, यानी कि जो आधारशिला होती है प्राथमिक शिक्षा में ही पड़ती है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालय वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक और व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्तपुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षक संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। इन हस्तपुस्तिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है, मैं आधारशिला के बारे में बताऊंगा। इसमें नेक्स्ट में हमने बनाई हुई है वीडियो ध्यानाकर्षण की भी, आप उसको देख सकते हैं। तो आधारशिला है क्या? इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों और रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। यानी कि ये 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की सोच विकसित करने के लिए विकसित की गई है। दूसरा प्रश्न आता है कि इस मॉड्यूल के कितने पार्ट हैं। तो साथियों, इस मॉड्यूल के अगर आपसे IVRS पोर्टल से प्रश्न आता है कि बताइए इस मॉड्यूल के कितने पार्ट हैं, तो इस मॉड्यूल के 6 पार्ट हैं। आप इसको बता देंगे। इन सभी 6 पार्ट के बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, और किस पार्ट में क्या है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, और भाग 1 में भी हम सबसे पहले फाउंडेशन लर्निंग यानी कि आधारशिला की अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस भाग को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके आराम से पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसमें बोरियत भी महसूस ना करें। तो पार्ट 1 है आपका फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। यानी कि क्या साथियों, आपको नहीं लगता जो हमारे विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित समयावधि में सीख लेना चाहिए, वे उतना नहीं सीख पा रहे हैं? आप सहमत होंगे, बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों की न सीख पाने की ये कमजोरी उन्हें क्या करती है, अगली कक्षाओं में और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है। और जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं, वैसे ही विषय वस्तु का विस्तार होता जाता है, उनकी गूढ़ता होती जाती है, और उसके साथ साथ उनकी समस्या बनती जाती है। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों पर सीखना ध्रुव हो जाता है। हम कह देते हैं कि इन्होंने पिछली क्लास में कुछ नहीं सीखा। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नलिखित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। क्या मौके उन्हें मिलने चाहिए ताकि वे अच्छे से सीख सकें? पहला, सुनने बोलने के उन्हें मौके मिलने चाहिए, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के उन्हें अवसर मिलने चाहिए। कल्पनाशीलता, सृजनशीलता के उन्हें अवसर मिलने चाहिए। रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के उन्हें मौके मिलने चाहिए।
अपनी भाषा को अपनी भाषा में कहने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। चीज़ों को अपनी रुचि और पसंद के अनुसार उलटने, पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद की चीज़ें बनाने के उन्हें मौके मिलने चाहिए और समूह में खेलने वाले कार्य के मौके भी उन्हें मिलने चाहिए, तभी वे सीख सकते हैं। यदि इसे अधिक गहनता से इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये मौके हम केवल 2 विषयों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला भाषा और दूसरा है हमारा गणित। इन दोनों विषय क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के लिए सीखने सिखाने की रणनीतियों का निर्धारण कर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करें और बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना उनका आसान हो जाएगा। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के स्वाभाविक, सतत और उचित विकास के मूल आधार भाषा विकास और गणित दक्षता विकास ही है, यानी कि उनका भाषा का और गणित का विकास हो जाना चाहिए। सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास के बारे में बात करते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। यह भी कि भाषा विकास की स्थिति में हमें बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, इसके साथ ही होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या काम करने होंगे, ये सब इस मॉड्यूल में दिया हुआ है। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हमें यह अनुभव होगा कि सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिससे कि वे ठीक प्रकार से कही गई बातों और निर्देशों को सुनकर समझ सके और उनके सापेक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे सके, अर्थात बोल सके। इस प्रकार ठीक प्रकार से बोलने के लिए अच्छी प्रकार से सुनना आवश्यक कड़ी या मूल आधार है, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों को सुनना और बोलने के पर्याप्त मौके देने होंगे। यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित हो जाती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। इसी तरह गणित दक्षता की बात करें, गणित दक्षता विकास किस तरह करेंगे। हमने अपनी कक्षाओं और घर परिवार में देखा हो कि बच्चे गिनती सुना देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जब उनसे किसी संख्या में वस्तुओं के होने के एहसास की बात करते हैं तो वह उसे स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते, अर्थात उन्हें संख्या बोध उचित प्रकार से नहीं होता। वो गिनती तो सिखा देगा लेकिन 59, 69, 79, 89 में बच्चे अंतर नहीं कर पाते। इसके साथ ही बहुत से बच्चों में दैनिक जीवन से जुड़े अनेक पहलू जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दहाई, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, पैटर्न की समझ, मापन संबंधित विभिन्न कार्यों की समझ का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। क्या आपको नहीं लगता कि दैनिक जीवन से जुड़ी इन सभी गणितीय दक्षताएं बच्चे के अंदर विकसित होनी चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। क्या क्या दक्षताएं उसमें होनी चाहिए? संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं पता होनी चाहिए, मापन पता होना चाहिए, ज्यामितीय आकृतियों की समझ होनी चाहिए, उसे अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना आना चाहिए। इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत, यानी अगर ELPS के सिद्धांत आप प्रयोग करेंगे। क्या है ELPS का सिद्धांत? ई से मतलब है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, यानी रियल ऑब्जेक्ट को उसे एक्सपीरियंस देगा। L से मतलब है लैंग्वेज यूज्ड, P से पिक्चराइजेशन और S से सिंबलाइजेशन के सिद्धांत पर समझ बनाने के लिए प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान हो जाएगा। अगर आप इस सिद्धांत से चलेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि यदि संख्या पूर्व अवधारणे, गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण और वर्गीकरण, पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अधिक अच्छी तरह से वो समझ सकता है। इसी प्रकार अगर हम परिवेश से में ज्यामितीय आकृतियों को देख और समझ पा रहा है बच्चा, यानी परिवेश में जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उन्हें देख पा रहा है तो आगे की क्लास में वो परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन को सीखना उसके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि गणित की एक समझ का उपयोग बच्चे के भावी जीवन और अगली कक्षा में सीखने की गति और स्तर को प्रभावित करता है। इस प्रकार की अवधारणाओं की शुरुआती समझ पर अधिक बल दिया जाना जरूरी है। अगर हम
मूलभूत भाषीय और गणितीय दक्षताओं के विकास में होने वाले परिवर्तन और प्रभाव की बात करें तो इसे निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, या फिर किस प्रकार वो दिखेगा प्रभाव। भाषा की दृष्टि से अगर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देशों को सुनकर उनका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे अगर उनमें बोलना और सुनने की दक्षता आ गई, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे और सुनने की क्षमता का विकास होगा, अपनी बात को उचित प्रकार से बेहिचक कह पा रहे होंगे अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का उनका विकास हो जाएगा। उचित प्रकार से सुनने व बोलने की क्षमता बढ़ जाने पर बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दक्ष हो सकेंगे और अलग चीज़ों और संदर्भों को पढ़कर समझ सकेंगे और पुनः अपनी भाषा मानक भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे, यानी अपनी भाषा में उसको कह सकेंगे। पढ़ी लिखी सामग्री का आशय स्पष्ट कर सकेंगे, यानी क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ बता देंगे। अपने आसपास परिवेश में स्थित सामग्रियों वस्तुओं में अलग अलग पैटर्न को समझकर उसका उपयोग जरूरत के अनुसार कर सकेंगे। सटीक अनुमान लगाकर उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ गणित में संख्यापूर्ण अवधारणा की समझ का अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आगे के विषय वस्तु को समझने में उपयोग कर सकेंगे, जैसे समूहीकरण और वर्गीकरण की समझ से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को करीने से सजाने और व्यवस्थित करने के साथ साथ गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करने लगेंगे। ज्यामितीय आकृतियों को अपने आसपास देख सकेंगे, उनका अपने व्यवहारिक जीवन में जगह की समझ और व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकेंगे। मापन संबंधित जानकारियों से उन्हें स्पष्ट हो सकेगा कि दूरी, क्षेत्र, मात्रा एवं द्रव्य वस्तुओं को अलग अलग पैमानों से कैसे नापते हैं, क्यों नापते हैं और उनका कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होने के साथ अमूर्त नियमों और सिद्धांतों की उनमें समझ आ जाएगी। इस प्रकार मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ उन्हें सोचने, समझने, तर्क चिंतन करने के अवसर मिलेंगे और इन्हीं आधार पर वे विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निर्णय ले पाने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार उनके अंदर किसी कार्य को करने और न करने की समझ विकसित हो सकेगी। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणित क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप से फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार है, यानी जो हमारा जो आधारशिला है इसके ये मूल आधार है। भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं वही आप जानते हैं अच्छी तरीके से, सुनना, बोलना, ये आँख, नाक, कान, ये जो होती हैं जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाएंगे। हम सभी इस बात से सहमत होंगे यदि बच्चों में भाषा और गणितीय दक्षता का विकास प्रारंभिक स्तर पर ठीक हो जाएगा तो वे अन्य सभी विषयों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाएंगे। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों और शिक्षकों में निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित होते हैं। जैसे आप अगर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें, उनमें भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार और नींव का काम करेगी। इसके साथ साथ विषयगत विकास के साथ साथ कार्य और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। अब बात आते हैं शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन होंगे। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को वे जान सकेंगे, गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, विकसित समझ और कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब आती है बात आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें। किसी भी स्कूल में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक सदैव इन 5 सवालों से जूझता रहता है। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक चाहता है कि मुझे शैक्षिक सुधार करनी है तो उसे 4-5 समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो उसे यही देखना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थिति में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है और मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसी मदद मिलेगी। पहले 3 जो सवाल हैं हमारे पर स्पष्टता होने से शिक्षकों के मन में किसी भी नवाचार की स्वीकार्यता आती है। अगर उन्हें स्पष्टता होगी तो उसके दिमाग में नवाचार की आज समझ में आ जाएगी और स्वयं प्रेरणा से सीखी गई बातों को अपनी कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवालों का उत्तर लगातार मिलते रहना और समय समय पर मिलने वाले सहयोग से उनके काम में निरंतर सुधार आता है, जिससे शिक्षकों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों के सीखने की गति और स्तर दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
हर स्तर पर, कोई भी स्तर हो, अपनी क्षमता का प्रदर्शन और अपने प्रदर्शन को प्रभावकारिता में इस प्रकार बदलना कि बच्चों के सीखने में वांछित सुधार हो। इसके लिए हर स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था की गई है। 2 स्तर हैं अकादमिक संदर्भ में, एक तो राज्य स्तर पर SRP का गठन किया गया है यानी राज्य संदर्भ समूह का, और जिला स्तर पर ARP का यानी अकादमिक रिसोर्स पर्सन का गठन किया गया है। ये भी संबंध प्रश्न आपका आ जाता है कि कौन कौन से स्तर पर गठन किए गए हैं। इन दोनों के समूहों के क्षमता संवर्धन के लिए नियमित समय के अंतराल पर क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही विविध स्तर पर प्रयोग के लिए व्यावसायिक अभ्यासों पर आधारित पठन सामग्री, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का विकास भी किया गया है, जो एक दूसरे के पूरक है। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। आधारशिला में क्या है, अब हम ये आज की इस क्लास में अब बताएंगे कि आधारशिला के 6 पार्ट में क्या है। आधारशिला हस्त पुस्तिका शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भिका है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस हस्त पुस्तिका के 6 भाग हैं। पहले भाग में आधारशिला हस्तपुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे के साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, उनके संकेतक, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। आपको ये भी याद करना है किस भाग में क्या है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए संकेतक किस भाग में है, तो आप बता देंगे भाग 1 में है। उसके बाद बात आती है भाग 2 की। इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना, व्याकरण और कल्पना एवं सृजनात्मकता आधारित शिक्षण विधि और आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। यानी भाग 2 में आपका हिंदी से संबंधित है, ये आपको याद करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। भाग 3, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्या पूर्वधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियों एवं आकार तथा समय कैलेंडर और मुद्रा को रोचक और प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया। यानी कि भाग 3 आपका गणित से संबंधित है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य आकलन, संकेतक और उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न और क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 में, ये भी ध्यान रखना है, भाग 4 में है 3, 4, 5 के लिए में भाषा, गणित और परिवेश अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम और उनकी संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियों आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणा के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिनका लक्ष्य, आकलन, संकेतक और उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप सुझाव दिए गए हैं। भाग 5 में, इस भाग में आरंभिक स्तर पर सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषाई एवं गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन और उनके अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। और भाग 6 में के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन की आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास के दृष्टि से शिक्षक संदर्शिका का विकास किया गया है। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी दी गई है। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन दिया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी किस भाग में दी हुई है, तो आप बता सकते हैं अगर आपने सारे भाग पढ़े हुए हैं। आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा, गणित और परिवेश अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणात्मक समझ से जुड़ी सामग्री को इस रूप से व्यवस्थित किया गया है कि आप उसे समझकर अपनी कक्षा में करा पाएं। इस हस्तपुस्तिका में आपको क्या मिलेगा? तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए कौन कौन सी गतिविधि करेंगे, उनका संकलन और शिक्षण सुझाव है। लर्निंग आउटकम और पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजनाओं के उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। हिंदी, गणित एवं परिवेश अध्ययन आदि तीनों विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुधार के सुझाव दिए हुए हैं।
हिंदी और गणित विषय के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें संबोधनों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन संकेतक और आकलन हेतु तरीके, गतिविधियां और संभावित प्रश्न निहित है। विषयवार एवं कक्षावार लर्निंग आउटकम आधारित आकलन का रिकॉर्ड रखने के तरीके दिए गए हैं। बच्चों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड कैसे रखेंगे और संपूर्ण कक्षा का रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, ये सब भी आप इसमें दिया हुआ है। अब बात आती है कि इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें। इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझावों को प्रमुखता से स्थान भी दिया गया है। गतिविधियों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो राज्य के अनेक स्कूलों में शिक्षक साथियों द्वारा सफलतापूर्वक कराई जा रही हैं। हस्त पुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। वे क्या हैं? सर्वप्रथम आपको करना क्या है, शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। उसके बाद सत्र के प्रारंभ में अप्रैल जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा और गणित दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित होगी। इसके लिए आपको आधारशिला हस्तपुस्तिका पढ़नी होगी, और अगर आप पढ़ने नहीं चाहते तो मेरी वीडियो को देखकर आप इसको समझ सकते हैं। आधार हस्तपुस्तिका को पढ़ना और शिक्षण विधियों को समझ बनाना। आधारशिला में दी गई सामग्री को गहराई से पढ़ना और पढ़ते समय उसे अपने शिक्षण अनुभवों से जोड़ते रहना। विषयगत दी गई गतिविधियों के चरण को ध्यान में रखते हुए गतिविधि निर्माण के तरीकों के बारे में सामग्री के आधार पर और गतिविधि बनाने का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक होगा। विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना, किस तरह से आप शिक्षण लक्ष्य लेंगे और तरीकों को किस तरह से आपको समझना है। आधारशिला में भाषा और गणित शिक्षक की अप्रोच को पढ़कर इन विषयों के वृहद शिक्षण उद्देश्यों और केंद्रित आउटक्रम के बारे में स्पष्टता होना आवश्यक है। आगे चलकर इन्हीं केंद्रित आउटक्रम के अंतर्गत सन्निहित लर्निंग आउटकम पर हमें कार्य करना है। यहाँ भाषा और गणित के सीखने के क्रम के विस्तार में चर्चा की गई है, जबकि परिवेश अध्ययन शिक्षण के बारे में ऐसी सामग्री आपको आधारशिला के अगले भागों में मिलेगी। इसको पढ़ते हुए यह भी विचार करते रहना होगा कि आप अपनी कक्षा में इसी क्रम में गतिविधियों का आयोजन कैसे करेंगे। सबसे पहले लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजनाओं के उदाहरणों को आपको समझना होगा। यह सीधे तौर पर आपके कक्षा शिक्षण से जुड़ता है। गतिविधि के उदाहरण के पूर्व यह समझना होगा कि वहाँ दिए गए हर लर्निंग आउटकम का क्या आशय है। बच्चों में क्या देखने पर कहेंगे कि उसका लर्निंग आउटकम हासिल कर लिया है। आधारशिला में दी गई गतिविधियों को ध्यानपूर्वक से देखें और यह सोचते रहें कि कौन सी गतिविधि किस विषय के किस आउटकम के विकास में उपयोगी होगी, किस पाठ या शिक्षण क्षेत्र के शिक्षण के दौरान इसका उपयोग किया जा सकेगा। उसके बाद शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना को उदाहरण को देखें और समझें। उसके आधार पर अन्य लर्निंग आउटकम के शिक्षण की योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। यह कार्य पेंसिल से करना ठीक होगा ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नया जोड़ सके। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह सभी हस्तपुस्तिकाएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला में दिया हुआ ERAC यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्षण का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र यानी टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत जो है उसमें रोचक प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन कक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। वस्तुतः दोनों कक्षा शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया है जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील रहने की आवश्यकता पर बल देती है। हमें हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना है। आकलन के बारे में हस्तपुस्तिका के भाग 5 के अलावा सभी विषय संबंधित शिक्षण क्षेत्र और लर्निंग आउटकम के सुझाव दिए गए हैं। इनको पढ़ते हुए आपको यह सोचते रहना होगा कि किस लर्निंग आउटकम को जांचने का सही तरीका क्या होगा। विभिन्न लर्निंग आउटकम और शिक्षण क्षेत्रों के आकलन संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिका दी गई है जिनमें शिक्षण लक्ष्य, आकलन के संकेतक और आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न दिए गए हैं। इनको पढ़ते समय यह भी विचार करते रहें कि आधारशिला हस्तपुस्तिका में दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि आकलन में उपयोग किया जा सकती है।
इसके साथ साथ आपको 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करना है। सत्र के प्रारंभ में मार्च, अप्रैल, जुलाई के मध्यावधि में कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। जितने भी बच्चे होंगे, इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1 व 2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। सभी विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति का आकलन का रिकॉर्ड रखने का तरीका और प्रपत्र दिए गए हैं। पढ़ते समय इनको भरने का अभ्यास करते रहना आगे की समझ और व्यावहारिक उपयोग के लिए ठीक रहेगा। और इसके साथ साथ अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारना भी है। हमें बच्चों का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एक शिक्षक के रूप में आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों का अधिकार है। आधारशिला का भाग 6 आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। ये भी ध्यान रखना है कि भाग 6 जो हमारे अपने उपयोग के लिए है, यहाँ दी गई सामग्री पढ़ और समझकर आप अपने प्रदर्शन को वांछित मुकाम तक बढ़ा सकते हैं। मदद के बिंदुओं की पहचान और निराकरण। शैक्षिक सुधार की मुहिम में आप अकेले नहीं हैं। आपके सहयोग के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP है, जो नियमित स्कूल अवधि पर स्कूलों का विजिट करेंगे। आप उनसे अपनी शिक्षण कठिनाइयों और समस्याओं का बेहिचक साझा करें और सहयोग मांगें। इसके अलावा राज्य संदर्भ समूह का भी गठन किया गया है। इनके प्रतिनिधि भी आपके ज़िले में हैं, आप उनसे भी सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधारशिला आपके हाथों में है, इसकी उपयोगिता आप द्वारा ही सिद्ध की जानी है। आप इसके अनुभव से इसे और समृद्ध बनाकर बच्चों को दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम भाग 1 का आगे का पार्ट पढ़ेगा कि लर्निंग आउटकम्स का चयन हम किस तरह से करेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।